वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल पार्टेनकस ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चला आइए इस तरफ करते हैं शुरू हम क्वांटिफायर्स के बारे में। अभी स्टूडेंट्स, ये क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? मैथमेटिकल लॉजिक में क्वांटिफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल के साथ समझेंगे और क्वांटिफायर्स कौन से होते हैं वो भी समझेंगे। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दे आर द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्टेटमेंट्स फॉर वेरिएबल्स। मतलब वो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जिनको यूज किया जाता है एक्सप्रेस द स्टेटमेंट फॉर द वेरिएबल्स। कैसे? मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अभी क्वांटिफायर्स दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। एक क्वांटिफायर होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और दूसरा क्वांटिफायर होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अभी एज द नेम सजेस्ट, नाम खुद बोलता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, फॉर ऑल। तो ऐसा लिखते हैं हम, फॉर ऑल। अच्छा, इसका सिंबल कैसे है फॉर ऑल का? देखिए ऐसा बी करके ऐसा इसको क्रॉस करना है, ये सिंबल है फॉर ऑल के लिए। फिर दूसरा क्वांटिफायर है स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल मतलब एग्जिस्ट करना, नाम खुद बोलता है ना, देयर एग्जिस्ट। तो ये वर्ड यूज होता है देयर एग्जिस्ट, और इसका जो सिंबल है वो ऐसा यूज होता है। देखिए देयर एग्जिस्ट का ये सिंबल है। सो दो क्वांटिफायर्स है स्टूडेंट्स हमें जो सीखने हैं और याद रखने हैं। एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब फॉर ऑल, और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब देयर एग्जिस्ट, और इसका ये सिंबल होता है। अभी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब क्या? एन ओपन सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, an open sentence with a quantifier becomes a quantified statement। मतलब कोई भी ओपन सेंटेंस है उसमें अगर हमने क्वांटिफायर्स लिख दिए तो वो जो स्टेटमेंट बनती है उसको हम बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। एग्जांपल से समझते हैं हम यहाँ पर। से फॉर एग्जांपल x प्लस टू इज इक्वल टू 4 दिया है स्टूडेंट्स। तो हम सबको मालूम है, हमने किया है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट और नो। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2, ये कैसे है? ये दिस इज एन ओपन सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये ओपन सेंटेंस है। बट अगर इसके साथ मैं क्वांटिफायर्स जोड़ दूंगा तो ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बन जाएगी। सेंटेंस विल बी कन्वर्टेड टू स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस टू इज इक्वल टू 4 लिखा है, अब मैं लिखता हूं इसके आगे देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n। ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x प्लस टू इज इक्वल टू 4। अब ये जो ओपन सेंटेंस है क्वांटिफायर की मदद से ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बन चुकी है। कैसे? देखिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n। n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसी कोई x की वैल्यू है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है, ऐसे बिलोंग करती है कि x प्लस टू इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसमें x प्लस टू इज इक्वल टू 4 हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमें पता है 2 प्लस टू इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज अ नेचुरल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट बन गई इसको हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलेंगे स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो ये मतलब है कि कोई भी ओपन सेंटेंस दिया रहेगा तो उसको हम क्वांटिफायर्स की मदद से क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो टाइप के क्वांटिफायर्स हैं स्टूडेंट्स। कौन से है? एक तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और दूसरा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट। अच्छा, आपके लैंग्वेज में बोलूं तो से क्लास में 50 स्टूडेंट है ना, तो 50 स्टूडेंट के लिए जब मैं होमवर्क सेक्शन देता हूं क्लास में तो मैं बोलूंगा होमवर्क सेक्शन इज फॉर ऑल। अंडरस्टूड है? जितने भी क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं तो होमवर्क सेक्शन सबके लिए है, फॉर ऑल। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं होमवर्क मांगूंगा तो कोई ना कोई एक आध दो स्टूडेंट तो ऐसा रहेगा ही कि सर आज मैं नोटबुक नहीं लाया, आज मैंने होमवर्क नहीं किया।
तो वो एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टूडेंट, कम से कम एक तो ऐसा रहता ही है क्लास में जो बोलता है सर आज मैं नोटबुक नहीं लाया, तो ही इज एन, अब याद रखना वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब सबके लिए, ये आसान भाषा में दो क्वांटिफायर्स होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं ड्यूअल की तरफ। अभी ड्यूअल कैसे ऑब्टेन होता है, तो ड्यूअल कैन बी ऑब्टेन फॉर अ कंपाउंड स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, तो जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगी उसका हम ड्यूअल फाइंड करना है। तो ड्यूअल कैसे ऑब्टेन होता है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी ड्यूअल ऑफ ईच अदर, दो कंपाउंड स्टेटमेंट एक दूसरे के ड्यूअल कहलाएंगे कब, इफ दे आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस करना है देखिए यहाँ पे, एंड बाय और, एंड को और से रिप्लेस करना है, एंड और बाय एंड, मतलब जहां पे एंड है वहां पे और यूज करना है, और जहां पे और है वहां पे एंड यूज करना है, तो क्या मिलेगा हमें, ड्यूअल मिलेगा। हम करेंगे एग्जांपल्स। अच्छा, और एक और चीज आपको याद रखना है, सी बाई टी, सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन एंड टी मतलब टोटोलॉजी, सी बाई टी एंड टी बाई सी। चलो एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। से फॉर एग्जांपल P एंड Q और R, इस स्टेटमेंट का अगर मुझे ड्यूअल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जहां पर एंड है वहां पे और लिखना है, जहां पे और है वहां पे एंड लिखना है, T के जगह पे C, C के जगह पे T लिखना है बस। तो अभी ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसका ड्यूअल क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसका ड्यूअल जो होगा P एंड के जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, और आ जाएगा, Q रिमेनिंग सेम, और के जगह पे एंड आ जाएगा, R विल रिमेन द सेम। तो ऐसा हमें ड्यूअल निकालना है, हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ड्यूअल निकालते वक्त जो नेगेशन है, नेगेशन नेगेशन पे इफेक्ट नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, सपोज यहां पर अगर नेगेशन ऑफ R होता और अगर मुझे इसका ड्यूअल निकालना होता तो कुछ कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे सिर्फ नेगेशन ऑफ R आ जाएगा, मतलब नेगेशन के ऊपर ड्यूअल काम नहीं करता है। ड्यूअल किस पे काम करता है, एंड को और को एंड बनाता है, सी को टी, टी को सी बनाता है, नेगेशन में कोई भी चेंज होगा नहीं ड्यूअल फाइंड करते वक्त। तो चाहिए तो आप नोट लिख लीजिए आपके रेफरेंस के लिए, नोट ये रहेगा स्टूडेंट्स की नेगेशन, या ऐसा लिख सकते हो, ड्यूअल डज नॉट इफेक्ट नेगेशन, ड्यूअल डज नॉट इफेक्ट नेगेशन, नेगेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ड्यूअल का, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट। अभी क्या है, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट वाला पार्ट है ना, ये जो 7 फॉर्मूलेस बोलो या रूल्स बोलो आप, इसको हमें इस एक्सरसाइज और अगले वाले एक्सरसाइज में भी यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, 3 स्टार मार्क कर देता हूं मैं, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट वाला क्या है स्टूडेंट्स, नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इसको याद रखना है आपको। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है दिखा देता हूं, नेगेशन ऑफ P एंड Q, तो आपको करना क्या है, नेगेशन दोनों को जाएगा, ये जो एंड है उसका और हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और नेगेशन Q। दूसरा वाला देखिए, नेगेशन ऑफ P और Q विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, मतलब नेगेशन दोनों को गया और का क्या हो गया, एंड हो गया, याद रखने के लिए, ठीक है। अब ये जो पहले दो लॉज हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, लिख लीजिए आप नोटबुक में याद रखने के लिए, क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ये सारे लॉज हमें याद रखने हैं स्टूडेंट, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। अच्छा, जो ये लॉज और रिजल्ट्स है दे आर एप्लीकेबल बोथ द वेज, बोथ द वेज मतलब कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और नेगेशन Q, तो नेगेशन P और नेगेशन Q लिखा रहेगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो आप, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब इसमें से नेगेशन कॉमन निकाल लिया तो ये P एंड Q हो जाएगा। वो एग्जांपल में जब करूंगा ना तो आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। चलिए थर्ड वाले की तरफ चलते हैं,
नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, आपको पता है P देन Q कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो उसका नेगेशन क्या होगा, तो नेगेशन ऑफ इफ P देन Q इज P एंड नॉट Q। फिर फोर्थ वाला जो लॉ है, नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। फिफ्थ वाला, नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज इक्विवेलेंट टू P, जैसे हमें पता है माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, सिमिलरली नेगेशन ऑफ नेगेशन P P होता है। सिक्स्थ वाला, नेगेशन ऑफ ऑल इज सम एंड नेगेशन ऑफ एवरी इज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। तो ये हमें लॉज यूज करने हैं नेगेशन के जब हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको सारी चीजें करके। अभी हम चलते हैं कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव पे। अच्छा अभी वो क्या बोल रहे हैं कि कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है, पर किसका निकालना है स्टूडेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपको पता है, कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब ये एरो आता है, और कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ पी देन क्यू होता है, तो उसके कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है। अब ध्यान ये रखना है कि कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट का ही होता है, वो मैं नोट लिख के दे दूंगा चाहिए तो अभी कन्वर्स क्या होगा इसका, इफ क्यू देन पी। इनवर्स क्या होगा स्टेटमेंट का, नेगेशन पी देन नेगेशन क्यू। और स्टूडेंट्स कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी होगा। तो जो भी गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट होगी उसका कन्वर्स होगा क्यू देन पी, इनवर्स होगा नेगेशन पी देन नेगेशन क्यू, एंड कॉन्ट्रापोजिटिव होगा नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी। ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम और एक चीज याद रख सकते हैं, एक पॉइंट है, एक नोट है आपके रेफरेंस के लिए, एंट्रेंस में भी ये काम आ सकता है कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एंड कॉन्ट्रापोजिटिव का मीनिंग सेम होता है। लिख देता हूं मैं, स्टेटमेंट एंड कॉन्ट्रापोजिटिव एंड स्टेटमेंट एंड कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स एंड इनवर्स, कन्वर्स एंड inverse have same meaning। तो जब मैं वर्बल प्रॉब्लम करूंगा ना तो आपको समझाऊंगा क्या होता है इसमें, स्टेटमेंट एंड कॉन्ट्रापोजिटिव जो होते हैं उनका मीनिंग सेम होता है, एंड कन्वर्स एंड इनवर्स है उनका मीनिंग सेम होता है स्टूडेंट्स। तो अभी हमने इसमें क्या देखा स्टूडेंट्स, क्वांटिफायर्स देखे, 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल एंड एक्सिस्टेंशियल। फिर हमने देखे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझा, एग्जाम्पल्स करने भी है हमें एक्सरसाइज में। ड्यूअल क्या होता है वो हमने समझा, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट के लॉज हमने लिख लिए, उसको हम एग्जाम एक्सरसाइज में समझेंगे एग्जाम्पल्स को, एंड कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है उसको भी हम एग्जाम्पल में समझेंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको जरा आप नोटबुक में लिख लीजिए ताकि जब मैं प्रॉब्लम्स करूँ आपके सामने रहे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स तो अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, इफ कैपिटल A is a set containing numbers 3, 5, 7, 9, 11, 12. Determine the truth value of the given statement। मतलब ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनकी स्टूडेंट्स हमें ट्रूथ वैल्यू लिखनी है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं फर्स्ट वाला, देयर एग्जिस्ट x belonging to A such that x minus 8 is equal to 1। मतलब वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी कोई वैल्यू है क्या जिसके लिए x माइनस 8 की वैल्यू 1 आएगी। तो अब देखिए इस सेट में ऐसी कोई वैल्यू है जिसको x के जगह पे डालो और आंसर 1 आएगा, यस ऐसी एक वैल्यू है, क्या है 9, 9 माइनस 8 इज 1, तो देयर एग्जिस्ट आएगा। ये ट्रू सबके लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही है, तो यस, तो क्या लिखना है हमें, यस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसे लिखिए, गिवन statement is its truth value, the given statement's truth value is
दैट इज इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ये ट्रू है। अच्छा, किसके लिए ट्रू है? फॉर क्लियरली इट इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 9 एंड हमें पता है x इज इक्वल टू 9 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ऐसा लिखना है आपको। द गिवन स्टेटमेंट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ट्रू है। एंड क्लियरली ये किसके लिए ट्रू है? तो सिर्फ x इज इक्वल टू 9 के लिए ट्रू है एंड 9 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। अच्छा, अब वो क्या बोल रहे हैं? x के सारे सारे वैल्यूज के लिए ये कंडीशन ट्रू आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। तो चेक कर लीजिए आती है कि नहीं। x की वैल्यू मैंने 3 डाली, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, यस इवन नंबर। x की वैल्यू 5 डाली तो 25 प्लस 5 30, यस इवन नंबर। x की वैल्यू 7 डाली तो 49 प्लस 7, 49 प्लस 7, यस इट इज एन इवन नंबर। फिर x की वैल्यू 9 डाली तो 81 प्लस 9, यस इवन नंबर। 81 प्लस 9, वैसे तो आपको एडिशन आता ही है। 81 प्लस 9 90, इवन नंबर। तो सबके लिए ट्रू आ रही है। देखिए 11 डालो तो भी अब ट्रू आ रही है, 12 डालो तो भी ट्रू आ रही है। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसा लिखिए, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। देखिए गिवन स्टेटमेंट is true and its truth value is कैपिटल टी। अब किसके लिए ट्रू है? तो सबके लिए ट्रू है। x की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 5 होगी, x की वैल्यू 7 होगी, x की वैल्यू 9 होगी, x की वैल्यू 11 होगी, x की वैल्यू 12 होगी। सारे बिलोंग्स टू ए हैं तो सबके लिए ट्रू है वो। तो फॉर ऑल। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। बस इतना ही करना और कुछ नहीं है इसमें। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 0। अब वो क्या बोल रहा है? ऐसी कोई वैल्यू है a में जिसके लिए, सच दैट जिसके लिए x स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। स्क्वायर ऑफ, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर, एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो कंडीशन गलत ही है, तो कोई एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो क्या आएगा? गिवन स्टेटमेंट is false and its truth value is capital F। क्यों false है? Clearly there is no x belonging to A। Clearly there is no x belonging to A which will satisfy the given condition। x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, x इज एन इवन नंबर। अच्छा, x बिलोंगिंग टू a, x इज एन इवन नंबर फॉर ऑल? नहीं, सबके लिए किधर ट्रू है? किधर इवन नंबर है? सारे थोड़ी इवन नंबर है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एक ही इवन नंबर है 12, बाकी सारे तो ऑड नंबर्स है स्टूडेंट। तो यह क्या हो जाएगा कि गिवन स्टेटमेंट is false and its truth value is capital F। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x इज इवन, तो फॉर ऑल के लिए ट्रू नहीं है। देयर एग्जिस्ट होता तो ये ट्रू हो जाता। आप समझने की कोशिश कीजिए, वो क्या बोल रहा है? फॉर ऑल, सबके लिए थोड़ी ट्रू है। किसके लिए ट्रू है? अगर x की वैल्यू 12 होती तो ये ट्रू होता, फॉर ऑल। अच्छा, अभी यही मैं सपोज अगर आपको दे दूं देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, x इज एन इवन नंबर, तो यस ट्रू हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट, यस एक ऐसी वैल्यू है जो एग्जिस्ट हो रही है, और अभी फिलहाल फॉल्स है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ वाला क्या दिया है? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a
सच दैट 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 40। अब वो क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट, मतलब ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए, हिंदी में समझिए, ऐसी कोई वैल्यू है x में जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्या, आप डाल के देखिए। x की वैल्यू में डाल के देखता हूं, सबसे बड़ी वैल्यू डाल के देखते हैं। 12, 12 5 जा 60, 60 प्लस 8 68, ग्रेटर देन 40, यस एग्जिस्ट हो रही है, ये वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है। 11 भी डाल के देखिए आप, 11 5 जा 55, 55 प्लस 8, यस ये भी ट्रू हो रही है, तो देयर एग्जिस्ट मतलब हो रही है। तो क्या लिखना है हमें, गिवन स्टेटमेंट is true and its truth value is capital T। अब ये किसके लिए ट्रू है, किन वैल्यूज के लिए ट्रू है स्टूडेंट्स, तो ये x इज इक्वल टू 12 के लिए ट्रू है, फिर x इज इक्वल टू 11 के लिए ट्रू है, x इज इक्वल टू 9 डाल के देखिए आप, तो 9 5 जा 45 प्लस 8 ग्रेटर देन 40, तो x इज इक्वल टू 9 के लिए भी ट्रू है। फिर x की वैल्यू आप 7 डाल के देखिए, तो 7 5 जा 35, 35 प्लस 8, यस ग्रेटर देन 40, तो x इज इक्वल टू 7 के लिए भी ट्रू है। x की वैल्यू 5 डालिए आप, 25 प्लस 8 ग्रेटर देन 40 नहीं आएगा, मतलब इन सारे वैल्यूज के लिए वो ट्रू है, ये वाली कंडीशन दी हुई। चलो आखिरी वाला सवाल करते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 19। जो x बिलोंग्स टू a कर रहा है, सारे वैल्यूज के लिए क्या ये कंडीशन ट्रू है, सारे वैल्यूज के लिए, तो हमें एक एक करके डाल के देखनी है। अभी सबसे पहले x की वैल्यू मैंने 3 डाल दी, छोटे वैल्यू से चालू करो आप, तो x की वैल्यू मैंने 3 डाल दी, तो 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 9, यस 6 प्लस 9 15, ग्रेटर देन 14। फिर x की वैल्यू 5 डाल दी, तो 5 टू जा 10, 10 प्लस 9 19, ग्रेटर देन 14, यस। अब जब 3 और 5 के लिए सेटिस्फाई हुआ है, तो बड़े नंबर्स लेंगे तो वो ट्रू आएगा ही, तो यस इट इज ट्रू फॉर ऑल। तो क्या लिखना है, लिखिए, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। अब ये x के कौन से वैल्यूज के लिए ट्रू है, सारे वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो x के कौन से वैल्यूज है, 3 5 7 9 11 12 बिलोंगिंग टू ए, सबके लिए ट्रू है। तो बहुत इजी है, हमें सिर्फ ट्रूथ वैल्यू निकालनी थी स्टूडेंट्स। क्वांटिफायर्स, जो ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है स्टूडेंट। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, तो लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या करना है, राइट द ड्यूअल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। तो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न दी गई है इसका ड्यूअल लिखना है। अभी आप नोट्स में देखिए क्या करना है ड्यूअल में, मैंने जो लिख के दिया था आपको, एंड के जगह पे और के जगह पे एंड, टी के जगह पे सी, सी के जगह पे टी। तो एक एक मार्क के एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न लिखिए, आंसर ड्यूअल ऑफ स्टेटमेंट इज, इसका ड्यूअल लिखना है, तो देखिए क्या आएगा, पी और के जगह पे एंड ब्रैकेट क्यू और आर, बस ये हो गया ड्यूअल। अगला वाला थर्ड वाला करते हैं, आंसर ड्यूअल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न इज, इसका क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू, एंड का हो जाएगा और आर एंड एस, इसका फिफ्थ वाले का ड्यूअल इज नेगेशन पी एंड क्यू और नेगेशन आर और एस। जब हम ड्यूअल फाइंड करते हैं नेगेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, एंड के जगह पे और के जगह पे एंड, टी का सी, सी का टी, इतना ही करना है। नेक्स्ट ड्यूअल
इज नेगेशन ऑफ P एंड Q, ब्रैकेट क्लोज, एंड के जगह पे आ जाएगा, और P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन इज ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट भी जैसे ब्रैकेट है वैसे ही डालना है, ब्रैकेट को चेंज नहीं करना है, नेगेशन को चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आखिरी वाला सवाल, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न इज, एग्जाम में कैसे लिखना है आपको, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट इज ऐसा करके लिखना है, अभी मैं ड्यूअल इज लिख रहा हूँ फिलहाल। तो देखिए क्या हो जाएगा, नेगेशन P एंड Q और R और T का हो जाएगा C, ठीक है। तो बहुत इजी है ड्यूअल फाइंड करना, ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करें उसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 में रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स, वो आपको सॉल्व करने हैं। उसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं सॉल्व करके आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 पे जाते हैं, क्या बोल रहे हैं पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। अभी अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने नेगेशंस लिखे थे, बट वो कंपाउंड स्टेटमेंट के नेगेशन नहीं लिखे थे, अभी हम कंपाउंड स्टेटमेंट के नेगेशन लिखने हैं। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जांपल, सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो भी स्टेटमेंट पैटर्न दिया गया है या स्टेटमेंट दी गई है उसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, लेट P क्या आएगा, x + 8 इज ग्रेटर देन 11, ये स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या आएगी, Q क्या दिया गया है, y - 3 = 6। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P और Q। अब स्टूडेंट इसका हमें नेगेशन निकालना है, तो इसका नेगेशन कैसे निकालना है, तो नेगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंट टू, अभी आप रूल्स देखिए, हमने लॉज लिखे हैं जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था आज का, तो हमने लॉज लिखे, आपने नोटबुक में लिखे होंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ यूज करना है स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और का हो जाएगा एंड नेगेशन Q। अभी इसको हमें वर्बल फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लिखना है, वर्बल फॉर्म लिखना है। तो अभी क्या हो जाएगा, इसका वर्बल फॉर्म लिखिए, नॉट P का नॉट करना है, तो क्या हो जाएगा, x + 8 इज नॉट ग्रेटर देन 11, नॉट ग्रेटर, ठीक है। और के जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अभी एंड y - 3 इज नॉट इक्वल टू 6, नॉट का यूज करना है हमें, ठीक है। इसमें दूसरा भी ऑप्शन है, अगर सपोज आपको आंसर ऐसा नहीं लिखना है तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या होगा, मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, दूसरा कलर पेन यूज कर लेता हूँ, इसका जो आंसर है यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरा फॉर्म क्या होगा, x + 8 नॉट ग्रेटर देन 11, मतलब x + 8 लेस देन इक्वल टू 11 है, नॉट ग्रेटर देन 11 मतलब लेस देन इक्वल टू, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा कि y - 3 एंड हमें ऐसा लिखना है, एंड का भी वर्बल फॉर्म ही लिखना है हमें, सिंबॉलिक फॉर्म चलेगा नहीं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा एंड, सब वर्बल फॉर्म में, देखो वर्बल फॉर्म में दिया है तो और का एंड हो जाएगा, वो भी वर्बल फॉर्म ही आएगा, एंड y - 3 इज नॉट इक्वल टू 6। तो आंसर चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल का आंसर है स्टूडेंट। अभी बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अब क्या दिया गया है हमें, P क्या होगा, 11 लेस देन 15, स्टेटमेंट Q क्या होगा स्टूडेंट्स, 25 ग्रेटर देन 20। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म स्टूडेंट्स होगा P एंड Q है। अब इसका नेगेशन लेना है तो नेगेशन का सिंबल डालेंगे P एंड Q, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, नेगेशन P, इसको गया एंड का हो जाएगा और नेगेशन Q, पर हमें तो वर्बल फॉर्म लिखना है स्टूडेंट्स, तो इसका वर्बल फॉर्म का आंसर क्या होगा, इसका वर्बल फॉर्म का आंसर होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो, यहाँ पे जगह की कमी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 नॉट लेस देन 15। अभी देखिए क्या है, एंड है, एंड का क्या हो गया और, तो और सिंबल नहीं डालना है, और लिखना है आपको, और नेगेशन Q,
मतलब 25 इज नॉट ग्रेटर देन 20, या दूसरा तरीका ये है, ऐसा भी लिख सकते हो, आपको आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेशन हो गया वर्बल फॉर्म में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो इसमें दो स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। पी क्या होगा, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, लिखिए क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, और क्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज अ रोम्बस, मतलब क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस, ठीक है। अब इसका हमें क्या लिखना है स्टूडेंट, सिंबॉलिक फॉर्म, तो क्या आएगा, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। देखिए क्या है, इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशनल है, तो नेगेशन ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। अब आप देखिए नोटबुक में स्टेटमेंट के, कंपाउंड स्टेटमेंट के नेगेशंस लिखे हैं हमने, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, पी एंड नॉट क्यू, और क्यू एंड नॉट पी, ये इसका नेगेशन हो जाएगा। अब इसको हमें स्टूडेंट्स वर्बल फॉर्म में लिखना है, ये जो आंसर है ना इसको वर्बल फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, पी एंड नॉट क्यू। तो पी क्या है देखिए, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर, तो चलिए लिख देते हैं क्वाड्रिलैटरल। अच्छा अभी मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्वाड्रिलैटरल इज अ स्क्वायर एंड, अच्छा एंड के जगह पे आप बट भी यूज कर सकते हो, quadrilateral is a square but it is not a rhombus, negation क्यों लेना है, but it is not a rhombus, और देखिए आगे और है। अब क्या हो जाएगा, Q एंड नॉट P, तो Q मतलब it is a rhombus, मतलब quadrilateral is a rhombus, quadrilateral is a rhombus and मतलब but it is not a square, but it is not a square, ठीक है। ऐसे हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट है उसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नेगेशन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, और फिर नेगेशन वर्बल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये कंपलसरी है, जरा आप यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये रब कर दूंगा मैं तब। चलिए स्टूडेंट अगला एग्जांपल करते हैं, फिफ्थ वाला। क्या दिया है, इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट अगर आप ध्यान देंगे तो पी क्या दिया गया है, इट इज रेनिंग, इफ नहीं यूज करना है, इट इज रेनिंग, ठीक है। फिर आगे क्यू क्या दिया है, वी विल गो, वी विल गो, और आर क्या दिया है, प्ले फुटबॉल, मतलब वी विल प्ले फुटबॉल, वी विल प्ले फुटबॉल। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, तो क्या आएगा, इफ इट इज रेनिंग, मतलब इफ पी देन वी विल गो, वी विल गो मतलब क्यू, एंड प्ले फुटबॉल मतलब आर, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया स्टूडेंट। अभी क्या करना है, हमको इसका नेगेशन निकालना है, तो नेगेशन ऑफ, पूरा ब्रैकेट डाल देता हूं, P देन Q एंड R, इसका नेगेशन निकालना है स्टूडेंट। अभी नेगेशन लॉ देखिए आप क्या बोलता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, नेगेशन ऑफ इफ P देन Q, जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, नेगेशन ऑफ इफ P देन Q क्या होता है स्टूडेंट्स, P एंड नेगेशन Q होता है, P एंड नॉट Q होता है। तो अभी आप ऐसा मान के चलो कि ये जो P है ये क्वेश्चन है, ये लॉ है, और ये क्वेश्चन लिखा है, तो नेगेशन ऑफ इफ P देन Q इज P एंड नॉट Q। अभी अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट। अभी ये P है, P का काम कर रहा है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये Q का काम करेगा, देखिए ये P है और ये Q है,
तो क्या हो जाएगा P एंड नॉट Q, तो मतलब दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, तो देखिए P के जगह पे P आएगा तो यहाँ पे तो P ही रहेगा क्योंकि P के जगह पे P है। एंड नेगेशन, किसका नेगेशन लेना है स्टूडेंट्स? Q का नेगेशन लेना है। अब ये Q के जगह पे प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है? Q एंड R, ध्यान से समझिए आप, Q एंड R है। देखिए क्वेश्चन में P के जगह पे P है और क्वेश्चन में Q के जगह पे Q एंड R है, तो P के जगह पे P आया और Q के जगह पे क्या आया स्टूडेंट? इसका नेगेशन लेना है, इस वाले का। अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो दिस विल बी फर्दर इक्विवेलेंट टू, P सेम रहेगा एंड, देखिए अभी डी मॉर्गन्स लॉ हम यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप नोटबुक में लिख के रखिए डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा? नेगेशन Q एंड का हो जाएगा और नेगेशन R हो जाएगा। तो मतलब इसका जो नेगेशन है उसका सिंबॉलिक फॉर्म ये आ गया, बट आंसर हमें किस में चाहिए? वर्बल फॉर्म में। देखिए क्वेश्चन वर्बल फॉर्म में दिया है तो आंसर भी वर्बल फॉर्म में ही लगेगा हमें स्टूडेंट्स, है ना। तो चलिए वर्बल फॉर्म लिखते हैं इसका, ये मैं हटा देता हूं, आपके रेफरेंस के लिए लिखा था लॉ। अभी इसका वर्बल फॉर्म लिखना है, किस चीज का? इसका वर्बल फॉर्म लिखना है स्टूडेंट हमें। तो क्या है? पी क्या है? इट इज रेनिंग, तो ऐसा लिखिए, इट इज रेनिंग एंड नेगेशन Q, मतलब क्या होगा? वी विल नॉट गो, ठीक है, वी विल नॉट गो और negation of R, we will not play फुटबॉल, ठीक है, ये हो गया वर्बल फॉर्म। P लिखना था, P क्या है? इट इज रेनिंग, देखिए फिर क्या हो गया? एंड नेगेशन Q का नेगेशन, इसका नेगेशन लेना है। वी विल गो था तो वी विल नॉट गो कर दिया, ठीक है, एंड था, एंड का हो गया और, तो ये और हो गया, ठीक है। फिर नेगेशन ऑफ आर, ये आर था, वी विल प्ले फुटबॉल, नेगेशन ऑफ आर, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। चलो अगला वाला करते हैं, सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल। √2 इज अ रैशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हो, बट जनरली जब हम नॉट लिखते हैं, मतलब नेगेशन लिखते हैं, तो नॉट का इस्तेमाल करते ही करते हैं, इसलिए नॉट आप रखिए, ठीक है। अभी देखिए क्या हो जाएगा? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ऑल का नेगेशन क्या है स्टूडेंट? सम। देखिए आप आपके नोटबुक में ऑल का नेगेशन है सम, तो हमें क्या लिखना है? सम नेचुरल नंबर्स, सम natural numbers are not whole numbers, बस ये इसका नेगेशन है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप नेगेशन लिखेंगे ये नॉट वर्ड का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो ऑल का नेगेशन हो गया सम, ऐसा नहीं है कि नेगेशन सम लिखा तो यहाँ पे नॉट यूज नहीं करना, नॉट तो यूज करना ही है, ठीक है। चलिए अगला वाला सवाल करते हैं। अच्छा अगर आप ध्यान देंगे तो तीसरे के बाद मैंने चौथा वाला एग्जाम्पल किया नहीं है, वो आप होमवर्क के लिए इजिली कर सकते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। नेक्स्ट आठवां वाला एग्जाम्पल करते हैं। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4। अभी फॉर ऑल का नेगेशन क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n such that n square plus n plus 2 is not divisible by 4। अभी ध्यान स्टूडेंट आपको ये रखना है कि फॉर ऑल का नेगेशन देयर एग्जिस्ट है, तो आप हमेशा याद रखिए जब भी हम देयर एग्जिस्ट यूज करते हैं ना, तो देयर एग्जिस्ट के साथ सच दैट लिखना होता है, फॉर ऑल के साथ कुछ नहीं लिखना होता है। जैसे फॉर ऑल n बिलोंग टू n, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट, ऐसे कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ये इसका नेगेशन है। अभी देखिए देयर एग्जिस्ट है, तो देयर एग्जिस्ट का नेगेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फॉर ऑल,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एन, सच दैट नहीं लिखना है। अभी क्या आएगा, x माइनस 17 नॉट लेस देन 20, नॉट लेस देन 20 मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 हो जाएगा। हाँ? तो नॉट लेस देन, नॉट को लेस को कट करके आप कट भी कर सकते हो, नॉट लेस या ग्रेटर देन, जनरली हम ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना प्रेफर करते हैं। ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपने देख लिया कि हमने नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट लिखे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है एक्सरसाइज 1.3 का, तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टार्टिंग में मैंने थियरी पार्ट में लिख के दिया है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं एग्जांपल। इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। इसका हमें कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है स्टूडेंट्स। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेटेज के हिसाब से 3 मार्क वेटेज है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए सॉल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करेंगे। तो लिखिए p क्या होगा, लेट p x इज लेस देन y, q क्या होगा स्टूडेंट्स, q स्टेटमेंट होगा x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, p देन q। अच्छा, हमें ध्यान ये रखना है कि कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव इज ओनली पॉसिबल फॉर अ कंडीशनल स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। तो लिखिए कन्वर्स, सबसे पहले लिखेंगे कन्वर्स। कन्वर्स का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, q देन p। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स कि इफ x square is less than y square, q then p, if x square is less than y square then x is less than y। ये हो गया कन्वर्स। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट इनवर्स। इनवर्स का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट, इनवर्स का सिंबॉलिक फॉर्म है इफ नेगेशन ऑफ p देन नेगेशन ऑफ q। इसका हमें लिखना है वर्बल फॉर्म, नेगेशन ऑफ p मतलब इसका नेगेशन करना है। तो क्या आएगा, लिखो इफ x लेस देन y का नेगेशन क्या होगा स्टूडेंट, x इज नॉट लेस देन y, मतलब क्या होगा, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y देन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर होगा। x नॉट लेस देन y, ऐसा देखिए आप, x नॉट लेस देन y ऐसा भी आप लिख सकते हो, x नॉट लेस देन y मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऐसा आएगा स्टूडेंट्स। और फिर आखिरी में बचता है कन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया, अब आएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आएगा स्टूडेंट, सिंबॉलिक फॉर्म में नेगेशन q देन नेगेशन p, पर हमें तो आंसर वर्बल फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। तो नेगेशन q देन नेगेशन p, तो क्या आएगा लिखिए, इफ नेगेशन q का नेगेशन लेना है, इफ x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर मींस इफ x square is greater than or equal to y square then x is greater than or equal to y आएगा। तो ये हमने क्या किया स्टूडेंट्स, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड किया गिवन स्टेटमेंट का। तो ध्यान हमें ये रखना है कि जब आप वर्बल फॉर्म में दिया है तो आंसर वर्बल फॉर्म में ही लगेगा, आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर नहीं लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म लिखिए बट उसके साथ वर्बल फॉर्म भी लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो क्या बोल रहा है वो, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज अ लिटरेट। मतलब एक फैमिली बिकम्स लिटरेट, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा होना, द वुमेन, इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट मतलब अगर कोई औरत किसी फैमिली में पढ़ी लिखी है तो फैमिली भी पढ़ी लिखी बनती है। अच्छा, अभी इसमें कंडीशनल है, अभी इसमें कैसे करना है, ये स्टेटमेंट को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, रीअरेंज करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, लिखिए आप कि इफ द वुमेन, ऐसा लिखिए आप, इफ द वुमेन इन द फैमिली, in the family is literate then the family becomes
लिटरेट। ठीक है, ऐसा है। अभी इसमें हमें पी एन क्यू सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, तो पी क्या होगा, लिखिए पी, द वुमेन इन द फैमिली इज लिटरेट, द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट। ठीक है, क्यू क्या होगा, फैमिली बिकम्स लिटरेट, फैमिली बिकम्स लिटरेट। ठीक है, अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इफ पी देन क्यू हो जाएगा। अभी हमें लिखना है कन्वर्स, पहले तो लिखना है कन्वर्स। तो कन्वर्स का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, कन्वर्स का सिंबॉलिक फॉर्म होगा क्यू देन पी, पर इसका हमें क्या चाहिए, वर्बल फॉर्म। तो वर्बल फॉर्म क्या होगा, इफ द फैमिली बिकम्स लिटरेट, if the family becomes literate, then the woman in family, woman in the family is लिटरेट। ये हो गया कन्वर्स। अब लिखना है हमें स्टूडेंट इनवर्स लिखना है। तो इनवर्स का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेशन पी देन नेगेशन क्यू। तो वर्बल फॉर्म क्या होगा, इफ द वुमन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट, पी का नेगेशन करना है, तो लिखिए इफ वुमेन इन द फैमिली या इन द फैमिली इज not literate, then the family does not become literate, negation q, then the family does not become literate। और आखिरी वाला क्या लिखना है, कन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया। अब लिखना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी, सिंबॉलिक फॉर्म। पर हमें लिखना है वर्बल फॉर्म में, तो क्या आएगा, लिखिए क्यू का नेगेशन करना है। तो इफ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, या ऐसा लिखिए इफ फैमिली इज नॉट लिटरेट, फैमिली इज नॉट लिटरेट, देन द वुमन then the woman in the family, then the woman in the family is not literate। इसी के साथ हो गया इस स्टेटमेंट का कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल है, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना। अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, लिखिए सॉल्यूशन, पी और क्यू सिलेक्ट करना है पहले तो सॉल्यूशन में। तो लिखिए पी क्या होगा, पी होगा वोल्टेज इंक्रीजेस, फर्स्ट वाला पार्ट, वोल्टेज इंक्रीजेस। क्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, करंट डिक्रीजेस। हाँ, तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या है स्टूडेंट्स, इफ पी देन क्यू है सिंबॉलिक फॉर्म। अभी क्या लिखना है, सबसे पहले हमें कन्वर्स, तो कन्वर्स का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, तो कन्वर्स का सिंबॉलिक फॉर्म होगा क्यू देन पी। ठीक है, अब क्यू देन पी, बट हमें लिखना है वर्बल फॉर्म में, तो वर्बल फॉर्म क्या होगा, लिखिए इफ द करंट डिक्रीजेस, इफ द
current decreases, then the voltage increases, then the P लिखना है, then the voltage increases. ये हो गया हमारा कन्वर्स. अब क्या लिखना है? इनवर्स. इनवर्स का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स? नेगेशन P देन नेगेशन Q. तो वर्बल फॉर्म लिखना है, तो नेगेशन P मतलब इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज, इफ वोल्टेज डज नॉट increase, then negation Q, then the current does not decrease, then the current does not decrease. ये हो गया इनवर्स. अब आखिरी लिखना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव. कॉन्ट्रा पॉजिटिव. तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? नेगेशन Q देन नेगेशन P. ठीक है, तो Q का नेगेशन तो क्या होगा? इफ करंट डज नॉट डिक्रीज, नेगेशन Q लेना है. इफ करंट डज नॉट डिक्रीज, then the voltage does not increase, then the voltage does not increase या does not increases, कुछ भी लिख सकते हैं आप. ठीक है, तो ये इजीली हमने कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाल लिया. ध्यान आपको ये रखना है, जब आप ये कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव करोगे तो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर वर्बल फॉर्म लिखें. वर्बल फॉर्म आप नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हो, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बोर्ड पे जगह की कमी थी, इसलिए मैंने सिंबॉलिक फॉर्म के बाद डायरेक्ट वर्बल फॉर्म उसी लाइन पे स्टार्ट किया. तो इस तरीके से आपको कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है. लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन करने वाला हूँ. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल है नहीं टेक्स्ट बुक में, बट स्टिल हम करते हैं क्योंकि फंडा यूज्ड है. जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं ना, वो कंसेप्ट यूज करके ही इन एग्जाम्पल्स को हमें करना है. तो हम कर लेते हैं इनको. चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है. यूज द क्वांटिफायर्स. हमने क्वांटिफायर्स ऑलरेडी किए हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर. use the quantifiers to convert the open sentences defined on natural number capital N into a true statement. मतलब अगर आप देखोगे तो ये ओपन सेंटेंस दिया गया है, इसको क्वांटिफायर्स की मदद से ट्रू स्टेटमेंट बनाना है एंड कन्वर्ट करना है इसे. तो लिखिए सॉल्यूशन. अब क्या दिया गया है? 2x + 3 इज लेस देन 15. तो कैसे लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट x belongs to n set of natural numbers such that क्या आएगा कंडीशन? 2x + 3 is less than 15 is true या is true statement, ऐसा लिखते हैं हम. 2x + 3 is less than 15 is a true statement. मतलब ऐसी कोई वैल्यू नेचुरल नंबर्स में है, x बिलोंग्स टू n सच दैट, जैसे कि 2x + 3 की वैल्यू लेस देन 15 हो जाए. अभी ऐसे x के कौन से वैल्यूज है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और जो कि नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स. तो आप देखिए x = 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फिर x = 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x = 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, x = 4 इस कंडीशन डाल के देखिए आप, x की वैल्यू 4 डालिए, 4 2 8, 8 + 3 11 लेस देन 15. अभी x की वैल्यू अगर मैंने 5 डाल दी तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 10 + 3. पर अगर मैं x की वैल्यू 6 डाल दूं तो 12 + 3 15, बट लेस देन 15 चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए. तो ये सारे x की वैल्यूज इस स्टेटमेंट को हमें ट्रू बनाने में मदद करेंगे. ऐसा आंसर लिखना है. चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं.
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल। ये कब ट्रू होगा? जब x की वैल्यू 5 होगी। तो देयर एग्जिस्ट लिखना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n such that x square is equal to 25 is a true statement स्टूडेंट्स। पर ये x के कौन से वैल्यूज के लिए ट्रू है? अगर हम लिखना चाहे तो x इज इक्वल टू 5। आप बोलोगे सर प्लस माइनस भी तो आएगा, कैसे माइनस आएगा? माइनस नहीं आएगा। x बिलोंग्स टू क्या है स्टूडेंट? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में -5 इंक्लूड नहीं होता है, तो x इज इक्वल टू 5 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। हाँ, अगर रियल नंबर दिया होता तो फिर x इज इक्वल टू +-5 ठीक था। चलिए अगला सवाल, सॉल्यूशन। x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी किसी भी नेचुरल नंबर में देखिए, आप कोई भी नंबर डालो 1 से स्टार्ट होने वाला, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है। अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाल दी तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, बराबर है। x की वैल्यू 2 डाल दी तो 2 स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 1, यस ट्रू है। तो ये कैसा हो जाएगा? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n, सारे x जितने भी नेचुरल नंबर में वैल्यूज आते हैं ये सबके लिए ट्रू होगा। तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अभी सारे वैल्यूज हम लिख नहीं सकते क्योंकि 1 टू इंफिनिटी देयर आर मेनी नेचुरल नंबर्स। तो ऐसा ये सवाल बन सकते हैं इसको। एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 में नहीं दिए गए बट इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। राइट द, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला और आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। तो राइट द ड्यूअल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। वैसे हमने ड्यूअल सीखे हैं। ड्यूअल में क्या करना होता है स्टूडेंट? एंड को और से रिप्लेस करना होता है, और को एंड से, टी को सी से, सी को टी से। बट हमने जो प्रॉब्लम्स किए हैं एक्सरसाइज में वो सिंबॉलिक फॉर्म में दिए गए हैं, और अभी हम ये वर्बल फॉर्म वाले सवाल कर रहे हैं। तो फंडा वही है। तो लिखिए सॉल्यूशन। क्या दिया है? ड्यूअल निकालना, मतलब एंड को और से रिप्लेस करना है। विजय एंड विनय कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो क्या आएगा? एंड के जगह पे और हो जाएगा। तो लिखिए क्या आएगा आंसर? विजय और विनय कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। बस ये हो गया ड्यूअल। क्या करना है? एंड का और ही करना है। नेगेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द ड्यूअल्स। नेक्स्ट, सेकंड वाला सवाल। रवि और प्रदीप वेंट टू बॉम्बे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रवि एंड प्रदीप वेंट टू बॉम्बे। बस यही हमारा आंसर है। कितना इजी है। तो हमने कुछ नई चीज सीखी स्टूडेंट, एक्स्ट्रा थिंग। ये एक्सरसाइज में नहीं है पर हमने किया है, बन सकते हैं ऐसे सवाल। अच्छा, अभी इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट जो जितने भी रिमेनिंग सवाल है, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है, वो सारे आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं। एंड एज यूजुअल वीडियो के नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वो आप लिंक ओपन कीजिए तो आपको एक PDF मिलेगा जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के जो सवाल है वो आपको वो भी करने हैं इसके ऊपर। और अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं जिससे मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। हमारे नंबर भी दिए गए हैं, आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।